मैं कुछ चले गया मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। कुछ क्या मैं तुम्हें क्या कहा मैंने बता बोल दो करेगी इतनी देर तो बैठे होंगे। मैं अगर कुछ बोला होता ऐसे तो नहीं था स्कूल के बैठे मैंने आपको तो क्या आगे सुहाना क्या पापा ने आया क्या पुरानी में लड़वा से पुरानी असली का पापा जा लड़ो जाकर मांग जाके कहना कर दिया अगर मैंने किसी पार्टी में आपको डायरेक्ट बोलूंगा तो और बहस हो जाएगी इसमें मम्मी को बोल वो बहस क्या हो जाएगी कुछ ना कुछ बहस हो ही जाएगी इसमें तो बोल देता क्या था बोल देता वो मुझे बोल देंगे कोई बहस हो ना वो घर पे कोई डायरेक्ट बहस होती है ना उनके दिमाग साथ बहस होती है हेलो तू ठीक है चार गुड आफ्टरनून सर। उन्हीं को हाँ लेकिन उन्हीं को है मैं दोनों की दिखा तुम मतलब चार गुना पड़ा चले तो वही कहेगा हम जो वो काम सही है जी मैं हैं चाहे कोई गलती करे बात मतलब तो वो कोई मतलब की बात कहेगा गलत सही है दूसरे ने गुना पे जो मतलब यकीन कर लेगा तो हम थोड़ी ना बेवकूफ होते हैं तो यकीन कर लेते हैं ये मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ उन्होंने जो बात कही तो वो मनु आके मनु के आया गल है मैं तू की आएगा बेवकूफ लोग करते होंगे आके बंद करके मेरा काम नहीं मेरी गल नहीं कर रहा पर्टिकुलर मैं भी मिसाल दे रहा हूँ मैं मिसाल दे तो अपनी अपने को बात ले रहा है तू इसको मिसाल देना चाहते नहीं कहते इसको अपने वो देना चाहते हैं ना लाइसोसोम्स की बात करते हैं जस्ट पे अटेंशन लाइसोसोम्स जैसे कि आप वर्ड समझ पा रहे हैं लाइसिस लाइसिस करने वाले जोम्स मतलब वेसिकल यहाँ पे मीजोसोम है ना काइंड ऑफ वेसिकल है ना तो काइंड ऑफ वेसिकल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं जोम्स और लाइसिस के लिए रिस्पांसिबल है इसलिए लाइसोसोम हेलो सर क्लियर ओके तो आगे हमारे पास लेट्स डिस्कस ठीक है तो लाइसिस में इस्तेमाल होने वाले सेल्स को हम बोल दिया हमने लाइसो वेसिकल्स को बोल दिया दी लाइसोसोम ठीक नाउ पे अटेंशन जो लाइसोसोम्स होते हैं वो मैंने आपको पहले बताया था कि वो वैक्यूल से मतलब वैक्यूल कह रहा हूँ तो वो गोल्जी बॉडी से डिराइव होते हैं गोल्जी बॉडी में एंजाइम्स बनते हैं लाइसोसोम है क्या लाइसोसोम नथिंग बट अ वेसिकल और वेसिकल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स these are what these are hydrolytic enzymes okay clear point hydrolytic enzymes अभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इंक्लूड व्हाट ऑल ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इंक्लूड करेगा क्या क्या जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स प्रोटीनेज न्यूक्लियस अमाइलेज और you know different other kind of enzymes also lipase okay so these are different kinds of enzymes ठीक है ना जो कि लाइसोसोम्स में रहेंगे लेकिन ये सारे एंजाइम्स रहते हैं इनएक्टिव कैसे रहते हैं बेटा these all enzymes are inactive फॉर्म में रहेंगे ठीक है क्लियर और इस इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट ये जो लाइसोसोम है इसे हम बुलाते हैं द प्राइमरी लाइसोसोम द प्राइमरी लाइसोसोम ओके तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है assume it to be cell membrane
लेट्स अज्यूम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर ऑन दिस। नाउ ऐसा हुआ, मान लीजिए कि कोई फूड ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए ये आपको जो बताया था पिछले बार मैंने, एंडोसाइटोसिस हुआ या फैगोसाइटोसिस हुआ और सेल मेम्ब्रेन ने कुछ इंजेस्ट किया और इसका क्या हुआ, फैगोसाइटोसिस। और जैसे फैगोसाइटोसिस होगा ये अंदर आ जाएगा। मान लीजिए फूड है, जैसे कुछ भी है, फूड है, एंटीजन है, कुछ भी हो सकता है ना, WBC होंगे तो एंटीजन भी हो सकता है। अभी मान लेते हैं फूड है, आ गया। अब ये जो स्ट्रक्चर वेसिकल के अंदर है बेटा, इसको हम बुलाते हैं फैगोसोम, इसको हम फैगोसोम बुलाते हैं, राइट। विदाउट, अब इस फैगोसोम से जाके फ्यूज कर जाता है कौन, दी लाइसोसोम। कौन फ्यूज कर जाएगा, लाइसोसोम। तो ये जो लाइसोसोम है, प्राइमरी लाइसोसोम, ये जाके फ्यूज कर जाएगा फैगोसोम के साथ और जो मिलके हमें मिलेगा दैट इज फैगोसोम, या उसको हम हेट्रो फैगोसोम भी बोल सकते हैं। तो मैं क्या बोला रहा हूँ, फैगो लाइसोसोम, फैगोलाइसोसोम, या फैगोसोम के लिए लाइसोसोम के लिए लाइसोसोम, या हेट्रोफैगोसोम, हेट्रोफैगोसोम। और फैगोसोम के साथ और भी आते हैं तो इसको हमने हेट्रोफैगोसोम भी हम इसे बोल सकते हैं। अब इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, फूड तो इसके अंदर है ही, फूड वाज देयर, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा H प्लस आयन का। इसका H प्लस आयन का प्रोटॉन पंप होगा यहाँ पे। क्या है, इसे इसकी वजह से प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप क्या करता है, प्रोटॉन को पंप करता है। देयर इज समथिंग नॉट प्रोटॉन पंप, और प्रोटॉन पंप प्रोटॉन को पंप करे। हम प्रोटॉन पंप के बोले कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, और उस हाइड्रोजन में से हम वो इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेते हैं तो फिर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, उसमें बचता सिर्फ एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो हम H प्लस को जनरली प्रोटॉन भी बोल देते हैं। तो प्रोटॉन पंप का मेरा मतलब क्या है, राइट। तो H प्लस अंदर आया प्रोटॉन पंप की वजह से, और H प्लस अंदर आते ही अंदर का मीडियम एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक मीडियम। और ये एसिडिक मीडियम आपके स्टमक के जैसे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगा, एक्टिवेट हो जाएंगे एंजाइम्स। तो एसिडिक मीडियम में भाई जैसे HCl की आने की वजह से स्टमक के अंदर पेप्सिनोजन, पेप्सिन बन जाता है, वैसे ही आप ऐसा समझ सकते हैं कि एसिडिक एनवायरनमेंट आने की वजह से जो इनएक्टिव एंजाइम्स है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही ये एंजाइम्स एक्टिव हुए, एक्टिवेट हो गए, प्रोटीएस है, न्यूक्लियस है, अमाइलेज है, लाइपेज है, फूड अगर होगा तो ऑर्गेनिक पार्ट होगा तो किस फॉर्म में होगा, प्रोटीन की फॉर्म में होगा, टूट जाएगा। डीएनए की फॉर्म में होगा, टूट जाएगा। शुगर की फॉर्म में होगा, टूट जाएगा। लिपिड की फॉर्म में होगा, टूट जाएगा। मिक्स फॉर्म में होगा तो भी टूट जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पर डाइजेशन हो जाएगा इसका, फूड का, जो भी यहाँ पे अंदर है। आगे बात समझ में। अब कुछ टर्म्स के अंदर अगर मैं अमीबा के कॉन्टेक्स्ट में ले लूं, राइट, अगर मैं अमीबा के कॉन्टेक्स्ट में लूं या पारमीशियम के कॉन्टेक्स्ट में लूं, तो कुछ जगह पर इस हेट्रोफैगोसोम को हम फूड वैक्यूल भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल बेटा, फूड वैक्यूल एक्चुअल में वैक्यूल नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ अ लाइसोसोम जिसने फूड को डाइजेस्ट कर लिया। बट ऑफ बात है, डाइजेस्ट करने के बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सेल में रिलीज कर दी जाएंगी, है ना, क्लियर पॉइंट। जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो क्या कर जाएंगी, रिलीज। और आपके पास फाइनली क्या बचेगा, ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल या फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बांधने के लिए, ठीक है ना। और मतलब कि इंटरमीडिएट चीजें आप इसको भी और इसको भी, इन दोनों को आप अल्टीमेटली फूड वैक्यूल बोल सकते हैं। तो ये आपका एक फूड वैक्यूल बन जाएगा, फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। और इसको भी फूड वैक्यूल बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक साइमल्टेनियसली हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये दोनों इंटरमीडिएट स्टेजेस ही हैं, साइमल्टेनियस स्टेजेस ही हैं, इसलिए आप इसको फूड वैक्यूल बोल सकते हैं। कोई गलत बात इसमें नहीं है, राइट। ओके, एक और नाम है इसका स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी, रेजिडुअल बॉडी बोलते हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है तो या तो ये बचा हुआ फूड स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, अमीबा पैरामीशियम। और अगर इसको नहीं करना है
तो दिस रेसिडुअल बॉडी का जो हिस्सा है इसका एक्सोसाइटोसिस भी हो सकता है। तो इसका एक फेट का सकता है एक्सोसाइटोसिस। तो बहुत सारे फेट हैं। क्लियर पॉइंट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, आपने लाइसोसोम को देखा कि उसने क्या किया कि लाइसोसोम ने उठाया, फूड के साथ फ्यूज किया, ऑटोफाइब्रोसोम बनाया, उसकी वजह से H प्लस अंदर आ गए क्योंकि अब फूड को डाइजेशन की जरूरत है। अब फूड आ गया था कि पहले हम यहाँ पे रखते ये सारे एंजाइम तो होता है वॉल की डाइजेस्ट हो जाती। अब फूड आया है, अब हम एंजाइम्स को लेके आना चाहते हैं, राइट। तो एंजाइम्स आए, अब हम एंजाइम को एक्टिवेट करना चाहते हैं। एंजाइम एक्टिवेट कैसे करेंगे? H प्लस को पंप करके, राइट। एसिडिक मीडियम होता है, ये क्वेश्चन इसमें आ चुका है। तो एसिडिक मीडियम में लाइसोसोम एक्टिवेट हो जाते हैं, एंजाइम्स काम करते हैं। और ये सारे के सारे एंजाइम्स, आई जस्ट वांट टू से दिस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और ये आप बात जानते हैं, ये सारे के सारे एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। तो ऑल द एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, पानी के बैलेंस ब्रेक करते हैं, है ना। पता है सब में हमने बॉटल निकाला था इनके बॉन्ड बनाने के लिए। ऑल आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये डाइजेस्ट हो जाएगा, दैट्स इट। और बचा हुआ पार्ट इज रेसिडुअल बॉडी जो एक्सोसाइटोसिस का हो सकता है या अपने स्टोर को सकता है फूड फैक्टर। So that's all about the basic property of the lysosomes. आप में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वरना लाइसोसोम के बारे में कहानी यहाँ पे खत्म। इतनी कहानी खत्म हो चुकी है। अभी एक दो बातें और बतानी है, तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि किसी को डाउट नहीं है, हम अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। और अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? सर आपकी वॉइस कहीं मिलेगी तो डाल देना रोटियां। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मिलेगी तो एक जगह जहाँ गाड़ी बैठी। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर एक्सक्यूज मी सर। सर 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 आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वेट बेटा वेट, मैं कॉल कर रहा हूँ सर। ये याद नहीं आ रहा।
थाली देनी है। चलिए बात कर लो 5 रुपए थाली सुसाइड बैच सेल को खुद से डिग्रेड करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। जस्ट अ सेकेंड। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस ओके, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि ये बहुत सारे लाइसोसोम्स हैं। इन लाइसोसोम्स ने क्या किया, अपने एंजाइम्स को बाहर रिलीज कर दिया, सेल के बाहर रिलीज कर दिया, और पूरे सेल को इन्होंने क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। तो इस तरीके से अगर पूरे सेल को ये लोग डिग्रेड कर देते हैं तो हम इस केस में से इन्हें क्या बुला रहे हैं, सुसाइडल बैच। तो सुसाइडल बैच बुलाने के लिए क्या रीजन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि दैट इज द रीजन कि हम इसको क्या बुला रहे हैं, सुसाइडल बैच बुला रहे हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम्स, दैट इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम्स के प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, रेसिडुअल बॉडी की फॉर्म में होते हैं, ऑटोफैगोसोम के बारे में के फॉर्म में होते हैं, एंड दैट्स ऑल अबाउट द लाइसोसोम्स। कोई डाउट तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में। सर जो आपने शुरू में बताया था वो निकल गया क्योंकि आप ऑडिबल नहीं थे ना। क्या, कहाँ से, फ्रॉम वेयर जब आप एग्जैक्टली? जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया था, जब से जब लाइसोसोम से ऑटोफेगोसोम ऑटोफेगोसोम से। ऑटोफैगोसोम से, यस सर। ओके। तो ऑटोफैगोसोम से मैं दोबारा बता देता हूँ हम लोगों को। उससे पहले लाइसोसोम का जो फंक्शन बताया था, अ, ये फैगोलाइसोसोम जो फ्यूज कर जाता है उससे फैगोसोम से, वो सब तो क्लियर हो गया था ना? यस सर। ओके, तो मैं ऑटोफैगोसोम में ये बता रहा था, मैंने आपको ये बताया सिंपली कि किस तरीके से एक लाइसोसोम है, किस तरीके से जो लाइसोसोम है वो फ्यूज कर जाता है, लाइसोसोम फ्यूज कर जाता है, या खैर लाइसोसोम है, ये ऐसे लाइसोसोम बहुत सारे मल्टीपल लाइसोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेल के अराउंड इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि बहुत सारे लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल के अराउंड इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर ये एक बड़ा सा वेसिकल बना लेंगे, और बीच में रह जाएगा कौन, सेल ऑर्गेनेल, है ना? और फिर ये लोग अपने एंजाइम्स रिलीज करेंगे, और एंजाइम की वजह से इसको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। एक तो तरीका ये है जहां आप सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करें, और दूसरा केस क्या है, जैसे उसके बाद बताया कि ये सारे जो हैं इन्होंने अपने एंजाइम बाहर रिलीज कर दिए, और इतने एंजाइम बाहर कब रिलीज करने, जब इनको डिग्रेड करना पूरे के पूरे सेल को, तो सेल ऑर्गेनेल और पूरे के पूरे सेल को भी डिग्रेड कर सकते हैं, इसलिए फिर इनका नाम सुसाइड बैग भी हम रख देते हैं, किसका, लाइसोसोम का। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और ध्यान रखना कि एसिडिक एनवायरनमेंट में ही काम करेंगे, जब H+ आयंस अंदर आएंगे तभी ये काम करेंगे, तभी इनके एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। एंजाइम्स
हाइड्रोलाइटिक रहते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए। वेल, आज तक आपको डाउट नहीं होगा लाइसोसोम के बारे में। आगे बात करें। तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है बताने वाला वो है वैक्यूल्स। आइए वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट समथिंग नॉट सैप वैक्यूल्स। We will talk about the food vacuoles. We will talk about something known as contractile vacuole. And we will also talk about the gas vacuole. आगे क्या होते हैं इन सब में, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक वैक्यूल एक स्पेस है, आप समझ सकते हैं कि स्टोर रूम, जहां पर जो चीज नहीं चाहिए वो स्टोर होकर रखी हुई है अलग से। और ऐसा हो सकता है कि उसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हो सेल के कंपैरिजन में, तो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हम उसको क्या कर सकते हैं, कई बार स्टोर रखते हैं। ऑफ कोर्स वहां पे काफी सारा वाटर स्टोर रहता है, इसलिए हम उसको जनरली सैप वैक्यूल भी बोल देते हैं। तो सेल का जो वैक्यूल वाला हिस्सा है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, लेट्स से न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये है, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगा जो एक स्पेस सा नजर आएगा, उसे हम वैक्यूल बुलाएंगे। और एक्चुअल में ये एक किस्म का स्टोर हाउस है, ठीक है ना। यहाँ पर वेस्ट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, ये सब भी क्या रह सकते हैं, स्टोर रह सकते हैं। काफी सारा वाटर, न्यूट्रिएंट्स थोड़े से लिटिल अमाउंट में, और वेस्ट सबसे ज्यादा। और वो भी वेस्ट किस तरीके का, वो वेस्ट ऐसा हो सकता है कि इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लैटेक्स है, आप एक पेड़ की बार्क रिमूव करते हो, उसमें से लैटेक्स निकल के आता है। वो लैटेक्स जो एक्चुअल में आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वैक्यूल से आ रहा है। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्लांट्स अपना जो भी वेस्ट और सैप वगैरह है वहां पर डाल देते हैं, ठीक है ना। और याद रखना कि इसकी एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का मैंने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, टोनोप्लास्ट। सो टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। टोनोप्लास्ट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। तो टोनोप्लास्ट के थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेड में वेस्ट वगैरह स्टोर रहता है, फिर धीरे 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 वो कुछ चीजों में कन्वर्ट होता है, गम, रेजन्स, लैटेक्स, है ना, जो भी चीजें, जो लैटेक्स है एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है। आप क्या देखेंगे, अगर आपको पता करना है कि एक सेल नया है पुराना है, आप क्या देखोगे, जो नया सेल होगा उसमें वैक्यूल छोटा होगा, और टाइम के साथ जो भी वेस्ट बढ़ता चला जाएगा, तो आप देखेंगे पुराने सेल के अंदर मैक्सिमम रीजन में क्या होगा, वैक्यूल होगा। वैक्यूल उतना ही बड़ा होता जाएगा। ये प्लांट की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। एनिमल जो वैक्यूल काफी छोटे होते हैं, बहुत ही साइज में प्लांट के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, या नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। तो प्लांट के कंपैरिजन वैक्यूल बहुत छोटे हैं एनिमल्स के पास, इसलिए मैं स्पेसिफिकली प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। एज के साथ प्लांट्स में वैक्यूल बहुत ही ज्यादा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। एक के साथ एक पुराने सेल में बड़ा होगा, नए सेल में कैसा होगा, एक छोटा होगा। तो एक नए और पुराने सेल में दो चीजें बताई मैंने आपको, कि पुराने सेल में एक तो सेकेंडरी सेल वॉल ज्यादा होगी, ठीक है ना, और काफी मोटी सेल वॉल होगी, और वैक्यूल भी क्या होगा, काफी ज्यादा बड़ा होगा, इसमें काफी ज्यादा लेटेक्स क्या होगा, इकट्ठा होगा। इसलिए प्लांट की जो सबसे ओल्डेस्ट लेयर होती है वो बार्क होती है ना। वो जो बार्क है, इसलिए आप उसको जब कट करते हो तो उसी में से आपको क्या मिलता है, लैटेक्स मिलता है। क्लियर पॉइंट आ रही बात समझ। तो वैक्यूल इज काइंड ऑफ अ स्टोरेज ऑफ वाटर एंड वेस्ट, आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स, थोड़ा बहुत, दैट इज फॉर द वैक्यूल, ठीक है ना। एक स्पेस, एक घर का स्टोर हाउस समझ लीजिए। ओके, तो इसी को हम बोल रहे हैं सैप वैक्यूल्स। क्या बोल रहे हैं इसको, सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल एक और तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी सारा पानी रहेगा, तो ये पानी प्रेशर भी लगाता रहेगा, और ये पानी से प्रेशर लगाता रहेगा। आप देखिए, सेल की जो टर्बिडिटी है, एक सेल की जो टर्जिडिटी है, सेल का जो फोर्स है, एक शेप है, उसको मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, वैक्यूल, ठीक है ना। इस सैप है तो प्रेशर लगा के इसके सेल को उसका शेप देने में, स्ट्रक्चर देने में हेल्प करता है। कौन, वैक्यूल। फूड वैक्यूल मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्चुअल में अमीबा या जो प्रोटोजोन्स हैं, या आप समझिए कि जो कॉलीफेरा के क्वानोसाइट्स हैं, जहां पे सिंगल सेल डाइजेशन हो रहा है, जहां इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, ये आपके जो डब्ल्यूबीसीज है, जहां इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रहा है मेनली, उन सेल्स के अंदर
फूड डाइजेस्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बच जाता है उसको हम कहीं ना कहीं फूड वैक्यूल बोलते हैं। इवन जहाँ डाइजेशन हो रहा है, जो ऑटोफैगोसोम है, उसको हम फूड वैक्यूल बोल देते हैं। अभी आपको बताया, तो फूड वैक्यूल एक्चुअल में फूड वैक्यूल नहीं है, इसको फूड वैक्यूल नाम दे देते हैं। एक्चुअल में ये एक तरीके का लाइसोसोम है। ओके, राइट, ओके। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम जो टर्म है वो हम सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, सॉरी एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। प्लांट्स के लिए हम लाइसोसोम टर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्लांट्स में जो लाइसोसोम का जो काम है वो कहीं ना कहीं वैक्यूल ही करते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट में लाइसोसोम का भी जो काम है कि एंजाइम रिलीज करना डाइजेशन के लिए, तो वो काम किसने ले रखा है? वैक्यूल्स ने ले रखा है। तो देयर आर नो स्पेसिफिक लाइसोसोम्स इन द केस ऑफ द प्लांट्स। लाइसोसोम टर्म हम एनिमल्स के लिए बोलते हैं। तो आप एक डिफरेंस और ऐड कर सकते हैं कि एनिमल सेल्स हैव लाइसोसोम्स whereas plant cells do not have lysosomes. ओके, ओके। तो ये तो एक टर्म हो गया। फूड वैक्यूल मैंने बताया कि ये एक तरीके का लाइसोसोम ही है। एक तरीके का क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ लाइसोसोम। ओके, स्टोरिंग फूड। ओके, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी आपको सिर्फ मिलेगा प्रोटिस्टेंट्स में, जिसमें भी स्पेसिफिकली प्रोटोजोन्स में। एग्जांपल पैरामीशियम, एग्जांपल कौन? पैरामीशियम की बात करते हैं तो उसके अंदर आपको पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, उसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगा। अब ये चीज हमने बॉटनी में पढ़ी होगी, मैं रिवाइज करा देता हूं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है कि एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर पंप करना। मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एक्चुअली फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी। कोई आपसे पूछता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फंक्शन क्या है, तो आप बोलेंगे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना, या ऑस्मो रेगुलेशन आप बोल सकते हैं कि फंक्शन है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। ये एक्सेसिव वाटर को क्या निकालता है? बाहर निकालता है। तो एक क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है, मैं आपको दो सिनेरियो दे देता हूं। एक हमने अभी पैरामीशियम को डिप किया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, और एक हमने डिप किया उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसका आयन का कंसेंट्रेशन जो है वो सेल से ज्यादा है, वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, तो उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो सेल यानी साइटोसॉल से लेस कंसेंट्रेटेड हो रहा है उसे हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर सेल को रखा जाए सेल के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना। तो एक बार पैरामीशियम को रखा है हाइपरटोनिक में और दूसरे पैरामीशियम को रखा है हाइपोटोनिक में। अब बताइए किसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ज्यादा होंगे? ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है, और मैंने आपको बताया क्या कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन करना। कैसे? एक्सेसिव वाटर को बाहर फेंकना। Which of the following will have more contractile vacuole? सर उस वाले पैरामीशियम में जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ है, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ज्यादा होगा, राइट? ऐसा बोल रहे हो आप? यस सर, बस, ओके। और हाइपोटोनिक वाले में कम होगा। यस सर। चलिए वन बाय वन देखिए, हम दौड़ते नहीं है कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट निकालते हैं, दिमाग लगाते हैं। अब मैंने सेल को मान लीजिए रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, या लेट्स से उसे रखा हाइपोटोनिक में। पहले बात करते हैं हाइपोटोनिक में रखा। अब बाहर का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, मतलब आयन की कंसंट्रेशन कम है। आयन की कम है मतलब पानी की ज्यादा है, मतलब पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर क्या है? कम है। तो जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे तो पानी बाहर से अंदर सेल के आएगा, राइट? किसी को इस बात में डाउट? ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही होता है ना? ओके, तो पानी बाहर ज्यादा है, पानी अंदर कम है। अंदर हाइपरटोनिक है, बाहर हाइपोटोनिक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने बाहर जैसे बाहर हाइपो बोला अंदर हाइपर हो गया। तो पानी हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ आएगा, सेल के अंदर आ जाएगा। तो सेल के अंदर पानी अगर ज्यादा आएगा तो क्या हो सकता है? सेल बर्स्ट कर सकता है। अब सेल अगर बर्स्ट कर सकता है तो उसको बर्स्ट करने से प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पानी को कंटिन्यूअसली पंप करेंगे। तो बट ऑब्वियसली बात है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्योंकि पानी अंदर आ रहा है, पानी को बाहर फेंकना जरूरी हो जाएगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ज्यादा होंगे। वेयरएज जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखेंगे तो डर किस बात का है? बाहर हाइपर है तो पानी अंदर से बाहर जाएगा। अगर हम दो चार कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी रख लें तो पानी एक तो ऑलरेडी बाहर जा रहा है ड्यू टू ऑस्मोसिस, और आपने बाहर फेंक दिया तो सेल तो श्रिंक कर जाएगा।
तो इसलिए इसको श्रिंक ना करे तो हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिनिमम रखते हैं, वो डिक्रीज करने लगते हैं। आ रही बात समझ में? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब आप सेल को रखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कम होंगे, whereas हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ज्यादा होंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर। अरबाज यस सर, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। तो तुम सही बोल रहे थे गलत बोल रहे हो? गलत बोल रहा था। तो आप एग्जाम में सही करोगे गलत करोगे? सही करेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट हमेशा टाइम लिया करो, सोचा करो, प्रोसेस में जाया करो, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये आपको सारा समझ में आ गया। साफ वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नॉर्मल वैक्यूल एक लाइसोसोम जो कि फूड स्टोर कर रहा है, फूड प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। अमीबा, पैरामीशियम, इनके सब यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास होगा, ठीक है ना? अच्छा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अभी बता दिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास मेनली पाया जाएगा। गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल ये है ही नहीं यूकैरियोट्स का, ये प्रॉपर्टी प्रोकैरियोट्स की है, ये आपको बैक्टीरिया में मिलेगा। और ये भी नाम वैक्यूल है, वैक्यूल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक ही डिफरेंस होता है, एक मेन डिफरेंस होता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ यूनिट मेम्ब्रेन, है ना? तो वैक्यूल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का वैक्यूल्स नहीं होते, बिकॉज़ वैक्यूल इज अ सेल ऑर्गेनेल। और क्योंकि वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, और ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कभी भी प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं हो सकते, तो इसलिए प्रोकैरियोट्स के पास वैक्यूल नहीं होता। तो यहाँ पे जो वैक्यूल टर्म है वो एक मिसलीडिंग टर्म है, ठीक है ना? तो गैस वैक्यूल एक्चुअल में वैक्यूल्स नहीं है, वो क्या है कि एक प्रोटीन की मेम्ब्रेन है, मतलब कि प्रोटीन की मेम्ब्रेन है छोटी छोटी, और उस छोटी छोटी प्रोटीन की मेम्ब्रेन के अंदर जैसे कि नाम है गैस, एयर भरी हुई है। क्या है? एयर भरी हुई है। और मेम्ब्रेन किसकी है? प्रोटीनेशियस है। ये लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है ना, तो क्योंकि मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो इसलिए हम ये प्रोटीन की एक मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एयर भरी हुई है। और एयर भरने की वजह से सेल को क्या मिल रही है? बॉयंसी मिल रही है। तो जो बैक्टीरिया पानी वगैरह में रहते हैं, लिक्विड में रहते हैं, उनकी बॉयंसी मेंटेन करने के लिए, वो डूब ना जाए, जो भी है बॉयंसी वगैरह मेंटेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? गैस वैक्यूल्स। तो गैस वैक्यूल्स इसके लिए अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और दी बॉयंसी, बॉयंसी के स्पेलिंग के बाद चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया लिखे हुए। बॉयंसी मेरी इंग्लिश लैंग्वेज खराब होती जा रही है, तो आपकी नहीं होनी चाहिए, मेरी होगी। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन लिख दिया, फूड वैक्यूल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, एंड सैप वैक्यूल फॉर द एज अ स्टोर हाउस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, मेनली वाटर एंड आयंस। So that is all about the vacuoles। और vacuoles derived किससे बताने की जरूरत नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी के कंबाइंड इफेक्ट से, राइट? ओके, so I suppose this is quite clear to everybody। तो हम फिर आगे बढ़ सकते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं with something known as the ribosomes। आइए राइबोसोम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये खत्म हो गया, अब हमारे पास जो छोटे मोटे सेल ऑर्गेनेल रह गए हैं, दैट इज राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। अब राइबोसोम की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इन सब प्रोटीन मशीनरी से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं राइबोसोम की बात करने जा रहा हूँ। फिर हम चलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। ओके ओके, फिर प्लास्टिड्स की बात करेंगे, और फिर लास्ट में हम साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो आइए, जो अगला हमारा टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए मेरे पास है, दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट दी राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स, जैसे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर एक्चुअली समथिंग आरआरएनए। ये आरआरएनए के बने होते हैं। आरआरएनए आपको मिलेगा इसके अंदर, आरआरएनए राइबोसोम, नाम इसका राइबोसोमल आरएनए, नाम इसका क्या? राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोम्स है प्लस प्रोटीन्स, and these are also known as ribosomal proteins। राइबोसोमल प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स आते कहां से हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये प्रोटीन्स आते हैं फ्रॉम न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का एक पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, उस न्यूक्लियोलस से ये प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है? क्लियर पॉइंट? कौन से प्रोटीन्स? राइबोसोमल प्रोटीन्स। आइए आगे बात करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स है, ये प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, आपको यूकैरियोट्स में मिलते हैं।
दोनों में फर्क है। जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है और ये मान लेते हैं एक यूकैरियोटिक राइबोसोम है। दोनों में आप क्या कॉमन देखोगे, दोनों में आप जो चीज कॉमन देखोगे वो ये देखोगे कि दोनों के अंदर एक स्मॉल सब यूनिट है, ओके, और ये स्मॉल सब यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं द 30s या 40s सब यूनिट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और ये है लार्ज सब यूनिट, और इसको हम बोलते हैं द 60s सब यूनिट फॉर द यूकैरियोट्स। वेयरएज प्रोकैरियोट के केस में इसको हम बोलते हैं द 30s सब यूनिट और द स्मॉल वन, और जो लार्ज वन है उसे बोलते हैं द 50s सब यूनिट। 50s ये एस है से 5 में समझिए, दिस एस 50s सब यूनिट और दी लार्ज। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में? ओके, अब ये 40s थोड़ा समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो 40s सब यूनिट है ये मिलकर बनी हुई है विद द 18s RNA एंड प्रोटीन्स। 18s RNA rRNA प्लस प्रोटीन्स, ठीक है, और 60s ये मिल बन के बनी हुई है बाय 28s प्लस, सिर्फ 28s ही नहीं है इसके अंदर, 28s के साथ साथ यू आल्सो हैव 5s एंड 5.8s, 5s एंड 5.8s, ये सब rRNA है। ये सब क्या है? दी rRNA प्लस दी प्रोटीन्स, प्लस दी प्रोटीन्स। वेयरएज यहां बात करेंगे तो ये 30s मिलके बनी हुई है। देखिए जो आगे मैंने बताया ना किस किस से मिलके बनी हुई है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो आपको नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, बस एक बार सुन लो, बस माइंड में रख लो कि क्या चल रहा है। rRNA बस माइंड में रख लो कि क्या चल रहा है, कि 18s का rRNA यहाँ पे 28s है, 5s और 5.8s है, ठीक है, ओके, और प्लस प्रोटीन्स है। अच्छा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा आपको दो चीजें अगेन, 16s प्लस प्रोटीन्स, और 50s में क्या मिलेगा? 50s में मिलेगा आपको अगेन 23s प्लस प्रोटीन्स, 23s 5s प्लस प्रोटीन्स, और जहां पे ये मैं 5s 3s ये सब बोल रहा हूँ वो सब आरएनए की बात है। तो 16s आरएनए, 23s आरएनए, 5s आरएनए, 18s आरएनए, 28s आरएनए, 5s आरएनए, 5.8s आरएनए। अब जहां जहां मैंने एस वर्ड यूज किया है, जहां जहां मैंने एस वर्ड यूज किया है, दैट एस टर्म स्टैंड्स फॉर Sievertberg कांस्टेंट, Sievertberg कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू टाइम में होती है अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -13 सेकेंड्स, 10 की पावर -13 सेकेंड्स। देखिए ये मैं बताता हूं क्या है, ये सेडिमेंटेशन रेट को इंप्लाई कर रहे हैं कि कितनी, देखिए जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं किसी चीज को, है ना, तो राइबोसोम्स किस स्पीड से, या सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम उसे ना एक चीज होती है क्रोमैटोग्राफी, तो क्रोमैटोग्राफी के अंदर कितनी सेडिमेंट करते हैं, कितनी स्पीड से सेडिमेंट करते हैं, कितना टाइम लेते हैं सेडिमेंट करने के लिए, उसके ऊपर बेस्ड है एस। मतलब ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा इसके साइज के ऊपर, इसके साइज के ऊपर। क्लियर है पॉइंट? तो एक्चुअली जो ज्यादा भारी होगा, जो ज्यादा टाइम लेगा, उसके पास ज्यादा यूनिट्स, मान लीजिए कोई है 90s, तो 90s इज क्वाइट मच हेवियर देन दी ऑफ कोर्स दी 40s या 50s। तो जिसके पास जो वैल्यू ज्यादा, मतलब वो ज्यादा टाइम ले रहा है सेटलमेंट के लिए, मतलब थोड़ा क्या है, भारी है, राइट? अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है कि ध्यान से समझेगा, 40s और 60s को जब हम मिला देते हैं, जब इसे सिंगल यूनिट काउंट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 80s, और 50 और 30s को जब मिला देते हैं तो इसको हम बोलते हैं 70s। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा आपको, क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इंटरेस्टिंग है। कि देखिए 60 + 40 नॉर्मली 100 होगा, राइट? ओके, और
50 + 30 नॉर्मली क्या होता है, 80 होता है। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे 60 + 40 को कंबाइन किया तो 80 बन रहा है, 50 + 30 को कंबाइन किया तो 70 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन अर्थमेटिक काम नहीं करता। क्यों? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये टाइम है, कोई कितना टाइम ले रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए या सेटल होने के लिए। अब आप इमेजिन करो कि एक आदमी है 100 किलो का है, ठीक है, एक आदमी है लेट्स से वो 100 किलो का है, ठीक है ना। अब 100 किलो का आदमी मान लो 1 किलोमीटर जाने के लिए या 1 किलोमीटर को जाने या 100 मीटर की रेस में 100 मीटर की रेस में 100 किलो का आदमी 100 मीटर की रेस में लेट्स से 20 सेकंड लेता है, 25 मान लेते हैं, 25 सेकंड लेता है ना। 100 किलो का आदमी 25 सेकंड ले रहा है और उस रेस को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए वैल्यू आ गई 25s, ठीक है। अब मैं 100 किलो के आदमी की जगह 2 लोग लेता हूं, ठीक है, एक 60 किलो का है, एक 40 किलो का है, क्लियर। अब जब एक 60 किलो का है, एक 40 किलो का है, अब अगर आप टाइम कैलकुलेट करें, मान लीजिए कि 60 किलो वाला ले रहा है 15 सेकेंड, ठीक है, क्या ले रहा है, 15 सेकेंड ले रहा है, राइट, ओके। और लेट से 15 सेकेंड हो गया 60 किलो वाले के लिए, और 40 किलो वाला उसी काम के लिए ले रहा है लेट से 12 सेकेंड। तो 15 और 12 मिलके कितने हो गए, 27 हो गए। कितने हो गए, 27। तो अगर केजी में हिसाब से वेट नापे तो 60 किलो का आदमी और 40 किलो का आदमी मिलाकर 27 सेकंड्स ले रहे हैं, और एक 100 किलो का आदमी 25 सेकंड ले रहा है। तो लॉजिक तो अगर आप यहाँ पर अगर आप नॉर्मल मैथ्स वाला लॉजिक लगाएं तो आप बोलोगे अगर 100 किलो का आदमी 25 सेकंड ले रहा है तो 60 किलो का आदमी का टाइम प्लस 40 किलो के आदमी का टाइम मिला के 25 सेकंड होने चाहिए। बट ऐसा होता है, नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब वो 100 किलो का है तो उसका अपनी अलग स्पीड है, और जब वो 100 किलो के आदमी की जगह 2 आदमी है, एक 60 का एक 40 का, उनकी अपनी अपनी स्पीड है, वो ऐड होकर जरूरी नहीं कि दूसरे वाले के बराबर आए। तो वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है कि जब एज अ होल यूनिट जब ये सेडिमेंट करता है उसका एक अलग टाइम आता है, दैट इज 80 सेकंड्स, मतलब 80s, मतलब 80 × 10⁻³ 13। और जब ये इंडिविजुअली सेडिमेंट करते हैं तो फिर इसका टाइम आता है 40s, इसका टाइम आता है 60s। गॉट इट? तो ये टाइम के ऊपर है, कितना टाइम ले रहे हो सेडिमेंट करने में। तो जरूरी नहीं है कि दोनों मिलके जितना टाइम ले रहे हैं इंडिविजुअल का सम भी उसी के बराबर हो। तो ये रीजन है, यहाँ पे नॉर्मल मैथ्स नहीं चलता। 60s + 40s इज नॉट 80s, बिकॉज़ 60s + 40s मिला के इज 80s, बट इनका इंडिविजुअल सम 80 नहीं होगा। और 50 + 30 इज एक्चुअली 70s। अच्छा, ये वाला प्रोकैरियोटिक है और ये वाला यूकैरियोटिक, राइट। तो आपको ध्यान करना है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70s का है, और जो यूकैरियोटिक है वो 80s और 40s 70s दोनों है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आपके पास राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, आपके पास राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स है वो एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल के जैसे हैं, ठीक है ना, वो 70s हैं। तो एक यूकैरियोटिक सेल में आपको दोनों तरह के राइबोसोम्स मिल जाएंगे, 80s एंडोमेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड हुए हुए या स्पेस में प्रेजेंट हुए हुए, ठीक है। और 70s मिल जाएंगे कहां, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर है भाई? लेकिन प्रोकैरियोट में आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, 70s। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो 80s राइबोसोम है और जो मेम्ब्रेन पॉइंट बाउंड राइबोसोम्स है वो मेम्ब्रेन से ऐसे नहीं जुड़े रहते। मेम्ब्रेन से जुड़ने के लिए उनको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज नोन एज राइबोफोरिन प्रोटीन। तो राइबोफोरिन इज अ प्रोटीन, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, राइबोफोरिन। नाम से समझ में आ रहा है, राइबो मतलब राइबोसोम, फोरिन मतलब बियरिंग। तो राइबोसोम को बियर करने वाला प्रोटीन का नाम क्या है, राइबोफोरिन प्रोटीन। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइबोफोरिन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है आपके राइबोसोम्स को अटैच करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से। आई सपोज दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, अब एक बात और बताता हूं 70s राइबोसोम्स के बारे में।
जो 70S राइबोसोम्स हैं वो ऐसे अकेले प्रेजेंट नहीं होते, वो ऐसे अकेले प्रेजेंट नहीं होते, वो सर राइबोफोरिन प्रोटीन का क्या बताया था आपने वर्क? राइबोफोरिन प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स व्हिच हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो फोरिन मतलब बेयरिंग होता है ना, जीनोफोर है ना, एंथ्रीडियोफोर, स्पर्मेटोफोर, फोर मतलब बेयरिंग, तो राइबोसोम बेयरिंग राइबोफोरिन प्रोटीन। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं एक सिंगल यूनिट ऑफ एमआरएनए के साथ। आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स का काम क्या है, कि देखिए राइबोसोम का काम होता है कि एमआरएनए को देखना और एमआरएनए से प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन बनाना। ये फंक्शन है राइबोसोम का, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, कोई भी राइबोसोम का फंक्शन यही रहेगा, आरएनए से प्रोटीन बनाना, कौन सा आरएनए से? एमआरएनए से। ठीक है, अब एज अ यूनिट बहुत सारे राइबोसोम एज अ यूनिट रहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो हम वहां पर बुलाते हैं इनको पॉलीराइबोसोम्स। तो प्रोकैरियोट्स के लिए टर्म आ जाता है पॉलीराइबोसोम्स या सिंपली पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स आपको मिलेंगे किसमें? प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में आपको क्या मिलेंगे? सिंगल सिंगल यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स। आई सपोज ये आपको क्या है, क्लियर है? तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट? प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं बोलूंगा, ये 70S राइबोसोम की प्रॉपर्टी है। तो 70S राइबोसोम अगर आपको प्रोकैरियोटिक में मिलता है तो भी ऐसा मिलेगा, और आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है तो भी ऐसा मिलेगा, और अगर क्लोरोप्लास्ट में मिलता है तो भी ऐसा ही मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, ये 70S राइबोसोम की प्रॉपर्टी है कि वो ग्रुप में एज अ पॉलीराइबोसोम आए जाते हैं। आई सपोज इट्स वेरी क्लियर टू यू। और राइबोसोम का एग्जैक्ट फंक्शन ये आप पढ़ेंगे आपके ट्रांसलेशन में, कि एक एमआरएनए होता है, पहले एक लार्ज सब यूनिट आता है, जुड़ जाता है, फिर स्मॉल सब यूनिट आके जुड़ जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। आरएनए के ऊपर जुड़ जाता है, फिर पढ़ा जाता है आरएनए को कि AUG, ठीक है, ये वाला अमीनो एसिड चाहिए, तो फिर टीआरएनए वो वाला अमीनो एसिड लाता है, वो अमीनो एसिड यहाँ पर टीआरएनए आके रुक जाता है वो अमीनो एसिड लेके, फिर अगले को रीड किया जाता है, फिर जैसे अगले को रीड किया जाता है फिर अगला अमीनो एसिड आता है, फिर टीआरएनए आएगा, नया टीआरएनए आएगा अगला अमीनो एसिड लेके, फिर जो पुराना वाला टीआरएनए अपना अमीनो एसिड उसके अमीनो एसिड पे अटैच कर देगा, है ना, अपना अमीनो एसिड उसके अमीनो एसिड पे अटैच कर देगा, दो अमीनो एसिड हो जाएंगे और खाली टीआरएनए निकल जाएगा। और अब जो टीआरएनए बैठा है, जो दूसरा आया था, उसके पास दो अमीनो एसिड है, फिर तीसरा आएगा, ठीक है ना, वो भी एक अमीनो एसिड लेके आएगा जो अगला वाला है सीक्वेंस में। ठीक है, उसके बाद ये वाला टीआरएनए वो दो अमीनो एसिड उठा के इस पर अटैच कर देगा और फिर वो निकल जाएगा। तो एक अमीनो, एक टाइम में दो टीआरएनए रहेंगे, एक आएगा, ठीक है, दूसरा दूसरा उस पर अटैच करेगा और निकल जाएगा, फिर एक नया आ जाएगा। तो ये काम चलता रहता है और अमीनो एसिड जुड़ते रहते हैं, और यही फंक्शन कहाँ पे है? ये फंक्शन राइबोसोम का है। और आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसकी डिटेल्स आपको बॉटनी में क्लास 12th में जब ट्रांसलेशन आएगा तो डिटेल में बताया जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये कोडोन, एंटी कोडोन, ई साइट, पी साइट, है ना, ये सारी चीजें आपको बताई जाए, ए साइट, ई साइट, पी साइट, थ्री टाइप ऑफ साइट्स, ये सब आपको बताया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। आई सपोज कोई भी क्वेश्चन अगर सेल बायोलॉजी से राइबोसोम पे आता है तो आप उसे कर पाएंगे। याद रखिएगा 70S एंड 80S राइबोसोम्स के बारे में और उनकी यूनिट्स के बारे में, 30, 50, 60, 40। ओके, लेट्स मूव फर्दर। राइबोसोम के बाद हम आगे बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम मैं आपके सामने बनाता जाऊंगा और आप समझते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, बात कर रहे हैं बहुत ही माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। उसमें दो मेम्ब्रेन होती है, मैं डायग्राम बना दूं।
ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन है। मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप का होता है। तो जनरली शेप कैसे होती है? सॉसेज शेप रहती है। सॉसेज आप समझते होंगे कि ये जो हॉट डॉग होता है उसके अंदर जो मीट का पीस लगाते हैं वो सॉसेज से बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके शेप का रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप एक हो गए इसकी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी है, बायलिपिड लेयर है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, वैसी मेम्ब्रेन है, लेकिन इसमें लिपिड अमाउंट ज्यादा है, प्रोटीन अमाउंट कम है। और शायद मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोटीन अमाउंट उसकी सेलेक्टिव परमिबिलिटी में ऐड होता है। तो क्योंकि प्रोटीन कम है तो ये उतनी सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, तो ज्यादा सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, मतलब ये ज्यादा फ्रीली परमिएबल। तो जो कम सिलेक्टिवली परमिएबल होगा वो मोर कैसा होगा? फ्रीली परमिएबल। तो ये थोड़ी सी ज्यादा परमिएबल, इट इज मोर परमिएबल बट लेस सिलेक्टिवली परमिएबल। ये याद रखिएगा कि कम सिलेक्टिव है चीजों के आने में, लेकिन इसलिए परमिएबल क्या है? ज्यादा है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल बिकॉज इट हैज मोर लिपिड कंटेंट। ओके, आइए इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अब अंदर की जो मेम्ब्रेन है ना वो फोल्ड्स में है, वो आपको फोल्ड में मिलेगी, फोल्ड्स में। ओके, अब ये जो फोल्ड्स आप देख रहे हैं ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टे बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? क्रिस्टे। सो क्रिस्टे की फॉर्म में है द इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन इज मोर हैज मोर प्रोटीन्स देन द आउटर मेम्ब्रेन, इसलिए ज्यादा सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी ये लेस परमिएबल है। तो आउटर और इनर में ज्यादा परमिएबल कौन? आउटर। कम परमिएबल कौन? इनर। ज्यादा सिलेक्टिव कौन? इनर। कम सिलेक्टिव कौन? आउटर। गॉट इट? ओके, दोनों के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल सकते हैं। दोनों के बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और अंदर का स्पेस को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, राइट। क्रिस्टे सिस्टरने नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टरने होते हैं, ये क्रिस्टे हैं। क्रिस्टे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन। मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा ये मैट्रिक्स के अंदर समझते हैं। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, और वो क्या क्या चीजें हैं ये समझते हैं। मैट्रिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर आपको मिलेंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कैसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस? एग्जांपल बीटा ऑक्सीडेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो उसके एंजाइम्स मैट्रिक्स होंगे। और क्या मिलेगा आपको मैट्रिक्स में? मैट्रिक्स में आपको मिलेगा डीएनए, एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो डीएनए मिलेगा आपको, तो मतलब अपना डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, सर्कुलर है लेकिन लीनियर नहीं है। जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है वो लीनियर होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है, और यहाँ पर जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, राइट। एक ही है, देयर इज अ सिंगल, एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, राइट। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको मैट्रिक्स में राइबोसोम्स मिलेंगे, और वो भी कैसे राइबोसोम्स? द पॉली राइबोसोम्स। तो अगली चीज जो मिल जाएगी पॉली राइबोसोम्स मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉली राइबोसोम्स मिलते हैं आपको मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया फेमस है, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसको पावर हाउस बनाने के लिए इसके क्रिस्टे पे यानी इनर मेम्ब्रेन पे देयर इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स जो इसके पूरे पे होंगे। देयर आर कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स, मैं हर जगह नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम बहुत बड़ा हो जाए, मैं बना ही देता हूँ। देयर आर कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम्स और इसको हम बोलते हैं द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये एंजाइम्स मैट्रिक्स में नहीं है, ये एंजाइम्स इसकी मेम्ब्रेन पे है और इसको हम बुलाते हैं द एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कुल मिला के 5 कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड 5वां इस F0 F1 कॉम्प्लेक्स, जिसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ कि इसका एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड मैं नीचे बनाता हूँ और टेल में ऐसे बनाता है, इसको लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कहीं कहीं जगह पर है। ओके, तो इस F0 F1 कॉम्प्लेक्स के बारे में समझते हैं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। I'll explain this. ये है F0 F1 कॉम्प्लेक्स। इसके इस हिस्से को बोलते हैं F0, इस हिस्से को बोलते हैं F1। ओके, लाइक दिस। आई एम सो सॉरी, ये है F1, ये है F0, ठीक है ना। ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। अब देखिए, मैं आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, चलिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता ही देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं भाई, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सर एक मिनट रेस मत कीजिएगा, सही रेस मत कीजिएगा। क्या नहीं लिख रहा, आप एक काम कीजिए, जो ये जो बनाया मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बता दूं। ये नोट कर लिया, बता दे इसको। इस डायग्राम को बता दिया जाए। यस ओके, तो इसको हम मिटा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं, इसको आधा ही मिटा रहा हूँ क्योंकि बताने के लिए मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये हालांकि आपके बॉटनी का ही पार्ट है, वो ये बॉटनी में पढ़ेंगे आप। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक है कि मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये लेट्स से ये आपका क्रिस्टल है, इनर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन हो गई, इस तरफ मैट्रिक्स आ गया और इस तरफ आ गया द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, अब होता क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, बीच में कहीं कॉम्प्लेक्स 3 जिसका काम रहता है रेगुलर ट्रांसपोर्ट होना। कॉम्प्लेक्स 3 जैसा ये चलता फिरता है, ये कर जाता है, ये मूव करता है। और आखिरी में कॉम्प्लेक्स 5 के नाम पे आपके पास क्या है, जैसे कि मैंने बताया F0 F1 ATPase। F0 F1 इसको बुलाते हैं हम F0 F1 ATPase। F0 F1 ATPase, ATPase मतलब ATP बनाने वाला। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से 3, 3 से 4 ऐसे मूव करेगा, या 2 से 3, 3 से 4 ऐसे मूव करेगा। कैसे मर्जी मूव करे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से मैट्रिक्स से निकल के बहुत सारे H+ आयंस यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर H+ इकट्ठे हो जाते हैं,
ध्यान रखना कहाँ पे, देखिए ये इस डायग्राम में मत जाइएगा, ये डायग्राम से कंफ्यूज जाएंगे फिलहाल। अभी फिलहाल ये जो जगह बनाई है मैंने, ये बनाई है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है ना। और इसके बाहर क्या है, मान लीजिए आउटर मेम्ब्रेन, ओके। तो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच में कहां पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठे हो जाते हैं H+। किस वजह से इकट्ठे हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, क्लियर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, ठीक है ना, फाइनली ये H+ यहां इकट्ठे हो गए, फिर ये H+, फाइनली बहुत सारे H+ जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक साथ नीचे मूव करते हैं, एक साथ क्या मूव करते हैं, नीचे मूव करते हैं। अब जब ये एक साथ बहुत सारे बल्क में H+ नीचे मूव करते हैं तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स और चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो ये वाली एनर्जी, और प्रोटॉन मूव कर रहे हैं बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, वो वाली एनर्जी। तो एनर्जी इवॉल्व होती है। अब H+ बहुत सारे मूव किए तो इसमें क्या इवॉल्व होगी, एनर्जी इवॉल्व होगी। और जब ये एनर्जी इवॉल्व होती है, इस एनर्जी को इस्तेमाल करके ये F0 F1 ATPase क्या करता है, एक मौके का फायदा उठाकर एडीपी में फास्फोरस इनऑर्गेनिक जोड़ लेता है और बना देता है एटीपी। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ। तो आपका F0 F1 ATPase एटीपी बनाता है एडीपी से प्लस फॉस्फेट इनऑर्गेनिक से, और ये बनाने के लिए इसके पास एनर्जी कहां से आई है, H+ के अंदर मूव करने की वजह से, कहां, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स मूव करने की वजह से आई है। और H+ मैट्रिक्स में क्यों मूव किए, क्योंकि H+ पहले इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में लेके गए थे। कैसे लेके गए थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से लेके गए थे। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो H+ यहाँ है, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा तो इकट्ठा होकर नीचे नहीं आएगा, इकट्ठा होकर नीचे नहीं आएगा तो एटीपी नहीं आएगा, एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो एटीपी नहीं बनेगा। क्लियर पॉइंट। इसलिए, और एटीपी नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। अब आपको समझना ये जरूरी है बायोलॉजी के अंदर, देखिए ये पूरा निचोड़ है पूरी बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है ना, कि अब हमारे लिए ये इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है। अब दो पॉइंट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग, कि ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से। ये इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है, मतलब कि किसी से खींचा गया होगा, और किससे खींचा गया, कि जिससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे मतलब उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो जो आपका ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू पाइवरिक एसिड, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां से आ रहे हैं। बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन्स खींच के हम NAD+ को कन्वर्ट कर लेते हैं NADH में। तो NADH एक तरीके का इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो उसने ग्लूकोज से खींच के रखा हुआ है। यही इलेक्ट्रॉन आपको सिट्रिक एसिड साइकिल में मिलेंगे, वहां पे FAD+ इलेक्ट्रॉन लेके FADH बन जाएगा। तो ये जो NADH है और FADH है, एक्चुअल में ये ग्लूकोज से खींचे हुए इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रखे हुए हैं। और यही NADH और FADH, NADH कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को इलेक्ट्रॉन दे देता है, वापस से NAD+ बन जाता है। FADH यही इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को दे देता है, वापस से FAD+ बन जाता है। तो हम फूड में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के, ठीक है ना, NAD+ या FAD+ को दे के उन्हें NADH और FADH बना देते हैं, और उनको वापस NAD+ और FADH+ में कन्वर्ट करके ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे देते हैं। यानी इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फूड से लिए हुए इलेक्ट्रॉन्स या फूड को ऑक्सीडाइज करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स आपने देने हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उसको मोबिलाइज करना है, उससे एनर्जी बनानी है, और फिर उस एनर्जी से आपको एटीपी देना है। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में। इसलिए हम जब भी ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तब हम एक NADH को अप्रोक्सीमेटली 3 एटीपी के बराबर रखते हैं, और FADH को अप्रोक्सीमेटली 2 एटीपी के बराबर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक FADH इलेक्ट्रॉन देता है तो हमें अप्रोक्सीमेटली 2 एटीपी मिलते हैं, और जब एक NADH इलेक्ट्रॉन देता है तो हमें अप्रोक्सीमेटली 3 एटीपी मिलते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो ओवरऑल लॉजिक ये आपको बॉटनी में दोबारा से पढ़ाया जाएगा। मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत जरूरी है, और वो कहां चल रही है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये एक और चीज से रिलेटेड है, अब आप जाओगे, अगर आपको मैंने पढ़ाया था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, आपको ये बताया था कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो एक तरीके का पॉइजन है। क्यों? क्योंकि वो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर 3 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये है कॉम्प्लेक्स, ये है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसको इनएक्टिवेट कर देता है। अब देखिए, अगर किसको इनएक्टिवेट कर देगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, इसलिए आपकी डेथ हो जाएगी। दोस्तों साइनाइड है, साइनाइड इज अ पॉइजन, साइनाइड इज अ पॉइजन। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को
को इनएक्टिवेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनएक्टिवेट कर देता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है ना? ओके, तो ध्यान रखिएगा एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, एक दो फंक्शन और है एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के, थोड़ा समझना मुश्किल है। फंक्शन में एक और आता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में इसका रोल होता है, एपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम सेल। जब एक सेल खुद मरना चाहता है, प्रोग्राम सेल डेथ, जब एक सेल खुद मरना चाहता है, वो क्यों खुद को मरना चाहेगा? जब मान लीजिए एक सेल है और उसको किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, अब वो वायरस अपनी प्रोजेनी उस सेल में बनाएगा और फिर वो वायरस अपने बेबीज बनाएगा, मतलब वायरस यूनिट्स बनाएगा और सेल को इन्फेक्ट करेगा। अब सेल को पता है कि दिस वायरस इज यूजिंग मी एज अ मशीनरी, मेरी बॉडी में आ गया और मेरे को ये मशीनरी की तरह इस्तेमाल करेगा अपने वायरस बनाने के लिए। तो एक सेल क्या करता है, इससे पहले वो वायरस उसकी बॉडी को इस्तेमाल करे फैलने के लिए, वो खुद को किल कर लेता है। इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, नोन एज एपोप्टोसिस। और भी रीजन से होती है, ठीक है ना? आरी बात, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमारा जो हैंड बनता है पूरा का पूरा ऐसा बनता है, ठीक है ना? बाद में फिंगर्स के जो गैप आ रहे हैं ये बाद में आते हैं, तो बीच की स्किन कहाँ चली गई? बीच के स्किन सेल्स जो थे वो डिग्रेड हो गए बाय द हेल्प ऑफ सेल किलिंग, या सेल किलिंग नहीं, सेल डेथ, नोन एज प्रोग्राम सेल डेथ। तो आपकी डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? एपोप्टोसिस। ठीक है ना? ओके, तो उसको भी ट्रिगर करने वाला, उसके भी लिए भी सिग्नल्स देने वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एपोप्टोसिस से भी रिलेटेड, एपोप्टोसिस से भी रिलेटेड है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए आपको एक पिगमेंट की जरूरत होगी, उसको हम बोलते हैं जानस ग्रीन। ओके, जानस ग्रीन। ओके, तो जानस ग्रीन इज अ पिगमेंट, ठीक है ना, जिसको आप यूज करेंगे इसको स्टेन करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए। आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड भी करते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देयर इज समथिंग नोन एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा। एक प्रॉपर्टी और है माइटोकॉन्ड्रिया की, कि मैं क्या डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना? अब जो चीज डिवाइड करती है ना, मतलब वो ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस है, तो आप जब भी डिवाइड करोगे आपको अपना डीएनए में डिवाइड करना है, तो ये अपने डीएनए को डिवाइड करेंगे, खुद को डिवाइड करेंगे। और डिवाइड कैसे करते हैं? बाइनरी फिजन से। डिवाइड कैसे कर रहे हैं? बाइनरी फिजन से कर रहे हैं। ओके ओके, तो बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑटोनॉमस है, लेकिन 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 ये कंप्लीटली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इनका डिवीजन या रेप्लिकेशन नहीं है। आप मेरी बात को समझिए, पे अटेंशन। ऑटोनॉमस होने का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस होने का मतलब है इंडिपेंडेंट। जैसे प्लाज्मिड्स ऑटोनॉमस है, बैक्टीरिया डिवाइड करे ना करे, प्लाज्मिड कैन डिवाइड, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कब डिवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली डिवाइड करेगा आपके G1 फेज में, ठीक है? इसका मतलब वो तभी डिवाइड करेगा जब सेल भी डिवाइड करने जा रहा है, मतलब उसकी डिवीजन डिपेंडेंट है सेल की डिवीजन के ऊपर, उसके डीएनए का रेप्लिकेशन डिपेंडेंट है सेल के रेप्लिकेशन के ऊपर। सेल के बिना डिवाइड किए माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड नहीं करता। इसलिए हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिवीजन है वो सेमी ऑटोनॉमस है। आपको बहुत सारे लोग सेमी ऑटोनॉमस के कई मतलब बताएंगे, लेकिन ये एकदम एग्जैक्ट मतलब है सेमी ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस है, नो डाउट, डिवाइड कर सकता है ना, लेकिन पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट डिवीजन नहीं है। तो हमने क्या बोला? सेमी ऑटोनॉमस। क्लियर है? तो सेमी ऑटोनॉमस है कौन? द माइटोकॉन्ड्रिया। और बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अब आप कुछ कुछ फीचर देखिए इसके, और आपको भी ये कोइंसिडेंस लगेगा और या ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी हो सकता है। हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, पे अटेंशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया से मिलती है, राइट? जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन का ज्यादा परमेबल होना, इनर मेम्ब्रेन का कम परमेबल होना। बैक्टीरिया के पास जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल है, वो ज्यादा परमेबल है, फिर अंदर सेल मेम्ब्रेन है जो कम परमेबल है, ठीक है? एक छोटा सा कोइंसिडेंस। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों लिपिड की बनी हुई है,
लेकिन एक जस्ट एक कोइंसिडेंस कि बैक्टीरिया की जो आउटर है, बैक्टीरिया बाइलेट होता है, एक सेल वाला एक सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइलेट है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन, आउटर वाली ज्यादा परमेबल है, इनर वाली कम परमेबल। ओके ओके चलिए और बातों में चलते हैं। और बातें जो बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया की मिलती हैं, दैट इज सर्कुलर डीएनए। बैक्टीरिया के पास डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्या है? डीएनए। अगेन सिमिलर। राइबोसोम्स 70F पॉलीराइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, और इसके पास भी होते हैं, बैक्टीरिया के पास भी होते हैं। बैक्टीरिया के पास भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स हैं, और उसकी किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यानी उसकी इनर मेम्ब्रेन में। इसकी भी इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के क्या है? एंजाइम्स हैं। तो कई प्रॉपर्टीज ऐसा शो करती हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की कई सारी प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया से मिलती हैं। अब ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है, इट कैन बी जस्ट अ कोइंसिडेंस, या इसका कोई रेलेवेंस हो सकता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसका रेलेवेंस है। वो ये कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्चुअली अ प्रिमिटिव बैक्टीरिया। वो ये कहते हैं कि देयर इज अ थ्योरी नोन एज एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो मतलब अंदर, सिम्बायोटिक मतलब साथ में। वो ये कहते हैं कि एक सेल हुआ करता था, द एक नॉर्मल सेल हुआ करता था, उस सेल के अंदर एक बैक्टीरिया या एक दूसरा सेल घुस गया, और एक दूसरा सेल उसके लिए एटीपी वेटीपी बनाने लगा, और उस दूसरे सेल को यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स मिलने लगे। ठीक है, और फिर ये एक रिलेशनशिप बन गया। कैसा रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक, एंडोसिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि जहाँ पे एक एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन हो जाता है। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया कि तू मुझसे न्यूट्रिएंट्स ले और बदले मुझे एनर्जी बना के एटीपी बना के देता रहा। तो ये काम चलने लग गया। अब ये दोनों साथ में रहने लगे, अब साथ में रहने लगे तो बढ़िया लगने लगा। तो फिर ये रिलेशनशिप परमानेंट हो गई। ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप क्या हो गई? परमानेंट हो गई। और ये एक, अब इसको हमने एक यूकैरियोटिक सेल बोलने लगे, कि एक सेल, अब जो बाहर वाला सेल था जिसके अंदर घुसा गया था, वो हो गया एक एक्चुअल सेल, और जो सेल अंदर आया था, प्रोकैरियोटिक सेल जो एटीपी बना के दे रहा था, इसका नाम पड़ गया माइटोकॉन्ड्रिया। धीरे धीरे ये स्पेसिफिकली इवॉल्व हो गया। तो ऐसा मानते हैं हम कि माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और नहीं बल्कि एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, जो एक सेल के अंदर घुस के और उसने रिलेशनशिप को क्या कर दिया? परमानेंट कर दिया। तो इसको उसको हम बोलते हैं एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नथिंग बट अ बैक्टीरिया। और ये थ्योरी सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए नहीं है, ये थ्योरी क्लोरोप्लास्ट के लिए भी है। क्यों? क्लोरोप्लास्ट की प्रॉपर्टीज सेम है इसकी। कैसी? दे आर आल्सो सेमी ऑटोनोमस, they also divide by binary fission just like bacteria. Chloroplast also has 70S ribosome. Chloroplast also have this polyribosome, 70S ribosome, and single double stranded circular DNA. उसका भी डीएनए कैसा है? सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है। तो उसकी प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया से मिलती है, तो वो भी हम मानते हैं कि वो एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया कंटेनिंग पिगमेंट फोटो क्लोरोफिल, और फिर ये रिलेशनशिप क्या हो गई? परमानेंट हो गई। तो ये बातें हम उसके लिए भी क्या कहते हैं? मानते हैं। किसके लिए? फॉर दी क्लोरोप्लास्ट एज वेल। चलिए अगला टॉपिक हमारे पास सिंपली क्लोरोप्लास्ट ही है, या मैं बोल सकता हूँ प्लास्टिड्स है। तो ये प्लास्टिड्स की बात करते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्लास्टिड्स। आई सपोज माइटोकॉन्ड्रिया आपको क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई आपको डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर प्लास्टिड्स की बात करें। एटीपीज क्या होता है? हाँ जी, एटीपीज इट्स एंजाइम। क्या बोल रहे हो बेटा? आपने यहाँ लिख रखा है ना एटीपीज, एटीपीएस। क्या है? एंजाइम है। एटीपीएस मतलब एटीपी बनाने वाला एंजाइम। ओके, ओके,
ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास जो है आखिरी टॉपिक आज की क्लास का, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। The next topic what we have is the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात करने से पहले एक्चुअल जो टॉपिक है हमारे पास वो प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स एक तरीके के स्ट्रक्चर्स है नोन एज प्रोटोप्लास्टिड्स। प्रोटोप्लास्टिड नाम की चीज होती है प्रोटोप्लास्टिड्स। और प्रोटोप्लास्टिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं दो तरीके के प्लास्टिड्स में, एक स्टोरेज प्लास्टिड्स और एक पिगमेंट प्लास्टिड्स। जो स्टोरेज प्लास्टिड्स है उसका नाम हम देते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, प्लास्ट का मतलब यहां पे इसलिए प्लास्टेड, प्लास्टिक पिघला लो किसी के साथ जोड़ दो, प्लास्टिक पिघलाओ कहीं भी जोड़ दो, तो ये आपस में पिघल पुगल के नहीं है, ये आपस में एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं, शेप बदल लेते हैं। इससे नाम क्या, प्लास्टिड, प्लास्टिक जैसे दबा दो शेप बदलने वाले है ना। तो ये अलग अलग शेप में मिलेंगे, सर्कुलर, रिबन, सॉसेज, इलोंगेटेड, अलग अलग शेप में आपको प्लास्टिक मिल जाएंगे। ठीक है, फंक्शन के ऊपर दो तरीके के, स्टोरेज और पिगमेंट। स्टोरेज में मेरे पास ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता। और वहीं पे पिगमेंट पे प्लास्टिक्स में हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, और बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कलर में ग्रीन होंगे। कैसे होंगे? ग्रीन। और ये ग्रीन है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट्स, जो आप अगेन जानते हो दो तरीके की होगी। क्लोरोफिल, मैं सेम कलर इस्तेमाल करता हूं जो इसके होते हैं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो कि डोमिनेंट पिगमेंट है, और साथ में ऑफ कोर्स एक और पिगमेंट, द कैरोटेनॉइड्स। ठीक है ना, जो क्लोरोफिल ऑफ कोर्स वो ग्रीन है, ग्रीन, और कैरोटेनॉइड्स रेड और रेडिश ऑरेंज होती है, रेडिश ऑरेंज। ओके, है तो क्लोरोफिल हाई कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है, कैरोटेनॉइड कम कंसंट्रेशन होता है, इसलिए ओवरऑल क्लोरोप्लास्ट ग्रीन नजर आते हैं। और ये पिगमेंट ऐसे वैसे पिगमेंट नहीं है, ये लाइट एंट्रैपिंग पिगमेंट है। ये लाइट एंट्रैपिंग पिगमेंट्स हैं, लाइट को एंट्रैप करती हैं और ऑफ कोर्स आपको देती हैं समथिंग नोन एज एनर्जी। कैसे? उसकी बात आपको बॉटनी वाले सर पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट है, और ये कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट आपको तीन वैरायटी में मिल जाएंगे। एक स्टार्च स्टोरिंग, जो स्टार्च को स्टोर करके रखेंगे, तो स्टार्च को स्टोर करेंगे तो इन्हें बुलाते हैं अमाइलोप्लास्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आ जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है, मैथ्स का बायोलॉजी भी आ जाता है, डायरेक्ट भी आ जाता है कि स्टार्च स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट को हम बोलते हैं ये अमाइलोप्लास्ट, और ये प्लास्टिड है। फैट स्टोरिंग को हम बोलते हैं, फैट अगर स्टोर करोगे तो इलायोप्लास्ट। अब बताने की जरूरत नहीं कि इलायोप्लास्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे मस्टर्ड हो गया, कोई भी सीड ऐसी होगी जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल है, मस्टर्ड, जिससे भी तेल निकलता हो, ठीक है ना, उसमें आपको इलायोप्लास्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे आपका एडिपोज टिश्यू बॉडी के अंदर, वैसे सेल के, एक प्लांट सेल के अंदर इलायोप्लास्ट। अच्छा हाँ, बताना भूल गया, प्लास्टिड्स is the property of only plants. P for plastics, P for plants. तो एनिमल्स में आपको प्लास्टिड मिलेंगे, आपको प्लांट्स में, वैसे प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे एनिमल्स में। ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसकी है? प्लांट्स की। ओके, तीसरा है प्रोटीन स्टोरिंग, और प्रोटीन स्टोरिंग है, ठीक है ना, उसको हम बुलाते हैं दी एल्यूरोप्लास्ट। तो बेटा ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस, ठीक है, विदाउट एनी पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने देखा है कि टाइम के साथ क्या होता है,
मान लीजिए एक मैंगो है, पहले वो ग्रीन होता है, टाइम के साथ वो येलो हो जाता है। मिर्ची है, पहले वो हरी होती है, फिर वो लाल हो जाती है। ठीक है ना? तो कई ऐसी चीजें हैं जो पहले हरी होती है, फिर वो बाद में रेड हो जाती है। आपके टमाटर भी, टमाटर आप खरीदते तो लाल ही हो, लेकिन अगर आप कच्चे टमाटर देखो वो हरे होते हैं, टाइम के साथ लाल हो जाते हैं। गुआवा ग्रीन होता है, येलो हो जाता है। लीव्स ग्रीन होती है, येलो हो जाती है। तो ये ग्रीन से चीजें जो येलो हो रही हैं, तो आई सपोज क्लोरोफिल डिग्रेड कर रहा है। तो टाइम के साथ क्लोरोफिल डिग्रेड कर जाता है और रह जाता है सिर्फ किस तरफ पर, कैरोटेनॉइड्स। और कैरोटेनॉइड्स रेडिश ऑरेंज इस कलर पिगमेंट्स के होते हैं, और इनकी वेरियस वेरियस कंसंट्रेशन के ऊपर अलग अलग कलर होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब क्लोरोफिल खत्म हो जाता है, कैरोटेनॉइड्स बचते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को कन्वर्ट होके करके हम एक नाम दे देते हैं दैट क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट से डिराइव हुए। कैसे? या तो क्लोरोफिल किल हो जाने की वजह से, क्लोरोफिल खत्म हो गई तो क्रोमोप्लास्ट बन गए, या पिगमेंट गेन कर ली तो क्या बन गए, क्रोमोप्लास्ट। तो या तो ल्यूकोप्लास्ट ने पिगमेंट ले ली और बन गए कैरोटेनॉइड, पिगमेंट ऐड हो गई ल्यूकोप्लास्ट में तो वो क्रोमोप्लास्ट बन गए, या क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोफिल डिग्रेड हो गई और सिर्फ कैरोटेनॉइड्स रह गई तो वो क्या बन गए, क्रोमोप्लास्ट बन गए। और क्रोमोप्लास्ट प्लांट को उसका कलर देते हैं। क्या देते हैं? कलर। आप एक फ्लावर देखते हो, लाल पीला नीला, बड़ा ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो फ्लावर के अंदर वो जो उसका कलर है, डिफरेंट फ्लावर का डिफरेंट कलर है, दैट इज बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द क्रोमोप्लास्ट। क्लियर पॉइंट? तो फोटोसिंथेसिस करने वाला क्लोरोप्लास्ट, पिगमेंट या कलर कलर देने वाला प्लांट्स को द क्रोमोप्लास्ट, और स्टोरेज वाला ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल डिग्रेड होने होके बना है क्रोमोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट क्लोरोफिल ऐड सॉरी कैरोटेनॉइड्स ऐड होने की वजह से बना है क्रोमोप्लास्ट। तो आप इन शॉर्ट तीन तरीके के प्लास्ट बोल सकते हो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर आ रही है बात समझ में? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रोकैरियोट्स के पास भी होगी, लेकिन उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो chlorophyll is a property of bacteria as well, but chloroplast is the property only of plants. ठीक है? क्लियर पॉइंट? चलिए आखिरी में हम फटाफट से जल्दी जल्दी से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। हालांकि इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे। ठीक है? आपके सर आपको बॉटनी में आपको डिटेल में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ाने के लिए वो बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। मैं बस आपको एक बेसिक हिंट दे देता हूँ, बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट का क्या है। ओके, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, सेम एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। बस इनर मेम्ब्रेन की जो बीच वाली जगह है उसे हम मैट्रिक्स ना बोलते हैं। वही आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल। और अच्छा, जैसे अंदर में हम मैट्रिक्स बोल रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। जैसे वहां पे हमें मिल रहा था स्ट्रोमा के अंदर एक तो डीएनए, यहां भी मिलेगा सर्कुलर डीएनए, पॉलीराइबोसोम्स, हमें मिलेगा क्या? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसा बेटा? सर्कुलर, सेम हुई जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था। और माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही क्या मिलेगा? पॉलीराइबोसोम। अब बस एक चीज और एक्स्ट्रा मिलेगी यहाँ पे, और वो एक्स्ट्रा चीज क्या? अच्छा, कुछ एंजाइम्स मिलेंगे स्ट्रोमा में। कौन से एंजाइम बताइए? अब ये है आपके डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स। एंजाइम्स किस चीज के? आपको पता है फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक डार्क और एक लाइट, यानी एक लाइट डिपेंडेंट एक लाइट इंडिपेंडेंट। इसमें डार्क रिएक्शन के यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के क्या मिलेंगे? एंजाइम्स। और वो एंजाइम करते क्या है? वो एंजाइम ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स नोन एज स्टार्च ग्रैन्यूल्स। तो आखिरी चीज क्या मिलेगी इसमें? बहुत सारे ग्रैन्यूल्स, एंड दोस ग्रैन्यूल्स आर नोन एज स्टार्च ग्रैन्यूल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में? किसके बारे में? स्ट्रोमा के बारे में। तो क्या क्या बताया मैंने आपको? सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, पॉलीराइबोसोम जस्ट लाइक बैक्टीरिया, डबल मेम्ब्रेन, आउटर और इनर, आउटर ज्यादा परमेबल, कम परमेबल, स्ट्रोमा, और एंजाइम्स फॉर द डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन बनाता है क्या? ग्लूकोज। और क्योंकि वो ग्लूकोज बनाता है, तो क्यों क्या बनाता है? ग्लूकोज,
इसलिए ग्लूकोज को जोड़ छोड़ के पॉलीमर बनाएंगे स्टार्च और उसको स्टोर कर देंगे स्ट्रोमा में ही, इसके क्लोरोप्लास्ट के। सबसे महत्वपूर्ण चीज की अगर हम बात करें, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ है? क्लोरोफिल यहाँ है। ये क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं थैलाकोइड। तो जो थैलाकोइड है, इस थैलाकोइड के अंदर, थैलाकोइड डायनामिक मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होती है। क्या होती है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ छुपी बैठी है? क्लोरोफिल छुपी बैठी है थैलाकोइड के अंदर। और ये थैलाकोइड एक नहीं है, थैलाकोइड ऐसे बहुत सारे होते हैं, 1 2, इसका पूरा स्टैक होता है। और इस थैलाकोइड के स्टैक को हम बोलते हैं ग्रानम। क्या बोलते हैं? ग्रानम। और ऐसा एक ग्रानम नहीं, ऐसे बहुत सारे ग्रानम होते हैं। यहां देखिए, ये 1 ग्रानम है, ये 2 ग्रानम है, ये 3 ग्रानम है, बहुत सारे ग्रानम होते हैं, ठीक है ना। और एक ग्रानम आपस में जुड़े होते हैं। आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे ग्रानम है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, राइट। और ग्रानम आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे ग्रानम, सिंगल इज ग्रानम, प्लूरल इज ग्रानम। तो 1 ग्रानम 2 ग्रानम। तो ग्रानम ग्रानम आपस में जुड़े हुए हैं बाय समथिंग नोन एज लैमेला। लैमेला इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेला, क्योंकि स्ट्रोमा में तो इसे कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। बस मैं आपको इतना ही स्ट्रक्चर बताऊंगा, बाकी डिटेल्स आपको कि इसके अंदर फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है, ये सारी डिटेल्स आपको बॉडी से पढ़ाएंगे। मैं बस इतनी ही डिटेल्स बताऊंगा कि इट्स अ बायोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स है डार्क रिएक्शन के लिए, और थैलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल है, और ग्रानम थैलाकोइड का स्ट्रोमा लैमेला के अंदर लाइट रिएक्शन वाले एंजाइम्स होते हैं। क्लोरोफिल मैंने बताया कि थैलाकोइड के अंदर है, थैलाकोइड का स्टैक है, उसमें ग्रानम बोलते हैं, और ग्रानम से ग्रानम जुड़ा होता है बाय द स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि क्लोरोप्लास्ट के लिए हम जो थ्योरी बोलते हैं दैट इज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। मतलब एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था जो सेल के अंदर घुस गया, और फिर ये रिलेशनशिप क्या हो गया? परमानेंट हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही सेमी ऑटोनॉमस इन रेप्लिकेशन होंगे, सारी प्रॉपर्टी बाकी माइटोकॉन्ड्रिया जैसी है। ठीक, क्लियर है पॉइंट? किसी को कोई डाउट है अगर तो मुझसे पूछ लीजिए। यहाँ पर ये चीजें खत्म हो गई, हमारे पास अब रह गया है सिर्फ साइटोस्केलेटन पढ़ाने के लिए। अगली क्लास में हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की और न्यूक्लियस की, और ये दोनों चीजें बताने के बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द कॉन्सेक्यूटिव क्लासेस। एनी डाउट्स? सर हाँ जी। सर डाउट नहीं है, बट एक तो ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो जैसे आगे का पढ़ते हैं सब, पीछे के जो उसमें मेन पॉइंट्स होते हैं सब वो भूल जाते हैं, तो कैसे करें? जैसे जैसे मतलब बढ़ता जा रहा है ना, तो आगे का रिवाइज करते हैं, लेकिन पीछे के मेन पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो भूल जाते हैं। अब देखो बहुत बारीकी की ना उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत बारीकी नहीं। आप मतलब ओवरऑल जितना कॉन्सेप्ट आपने क्लियर होने पढ़ाया है चाहिए। वो तो इम्पोर्टेंट है ही ना, तो बारीक हाँ, क्या? देखो जो मैंने पढ़ाया वो तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आपने जो भी पढ़ा है उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको याद है, ठीक है ना। हाँ तो मल्टीपल रिवीजन से आपको आ जाएगा, ठीक है ना। आपको मल्टीपल रिवीजन करनी होगी। अभी आप परेशान मत हो, अभी आप पढ़ते चलो, समझते चलो। हल्की हल्की रिवीजन, कभी भी जैसा मन किया थोड़े पन्ने पलट लिए, जब भी पढ़ते पढ़ते थोड़ा मन किया पिछले के पन्ने पलट लिए, थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है ना। बाद में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, अगर आपको ओवरऑल पॉइंट्स याद होंगे तो फिर एक हल्की सी रिवीजन में क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। ओके सर। देखो मैं बताता हूँ, अभी तुम्हें मान लो 50% रिटेन हो रहा होगा, ठीक है ना। अब 50% के बाद बचा कितना? 50%। उसमें से 25% तो दूसरे चैप्टर से भी रिलेटेड है। तो वो जब दूसरा चैप्टर से रिलेटेड आएगा तो आपको दोनों जगह क्लियर हो जाएगा। तो 75% आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चा 25% का रिविजन वो कभी मर्जी कर लेना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस अपना जो भी पढ़ा रहा हो उसे पक्का करके चलो, ताकि दोबारा जब भी देखो तो आपको याद रहे। यानी कि आज पढ़ लिया कच्चा पक्का, फिर कल वो पूरा ही गायब हो गया, वो नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा बहुत भूलना इज वेरी कॉमन। मैं भूल जाता हूँ, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, आप भी स्टूडेंट्स हो, ठीक है। नॉट टू वरी। सर चैप्टर नंबर 2 के नोट्स कब मिलेंगे? अरे बेटा, नोट्स किसको बोलता तू, ये बता दे। मतलब जो वहाँ पे अपलोडेड होते हैं ई काइट ऐप पर। बेटा वो एकेडमिक डिपार्टमेंट से बात कर, एकेडमिक डिपार्टमेंट से बोल नोट्स के लिए, वो एकेडमिक डिपार्टमेंट अपलोड करता है। हाँ, ओके मेरा काम तुमको, मैं बताता हूँ, मेरा काम तुमको पढ़ाना और डीपीपी देना है। तो डीपीपी से रिलेटेड और पढ़ने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बोलो,
बाकी सारी प्रॉब्लम्स एकेडमिक डिपार्टमेंट। ओके सर। एनीबॉडी एल्स? कोई डाउट? सर मैम तो सर मैम तो बोली क्या सर नहीं दिए नोट्स, सर देंगे तब तो डालेंगे। अरे बेटा नोट्स बोलोगे तो मैम तो यही बोलेंगे ना कि बेटा नोट्स नहीं मिले हैं। नोट्स काहे बोल रहे हो? नोट्स नहीं बोलना है, बोलो मॉड्यूल। मॉड्यूल 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 बोलो। नोट्स तो मैं दे रहा हूँ ना, इसको नोट्स नहीं बोलोगी क्या है? ये जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको कॉपी लोड कर रही हो, नोट्स हुआ ना वो। ये सर लेकिन ये तो मतलब फिगर है ना, लेकिन बाद में तो भूल जाएंगे। तो बेटा नोट्स का मतलब यही होता है। तो अगर तुम नोट्स बोलोगे तो बोलोगे नोट्स तो सर क्लास में दे ही रहे होंगे, तो वो नोट्स नहीं मॉड्यूल बोलना उनको। हाँ नोट्स सर बोलोगे तो मॉड्यूल। लेसन रहेगा। हाँ मॉड्यूल, ठीक है। एनी अदर डाउट? नो सर। Okay, then see you in the next lesson.